हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना और यूट्यूब क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की मांग और मांग का नियम। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था मांग का अर्थ और परिभाषा, मांग के आवश्यक तत्व, मांग और आवश्यकता में अंतर, मांग के प्रकार। इसके अंतर्गत हम मूल्य मांग, आड़ी मांग, आय मांग, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग के बारे में हमने नाम जाने थे और विस्तृत जानकारी ली थी हमने कीमत मांग वक्र की, आय मांग वक्र की। और आज हम पढ़ेंगे आड़ी या तिरछी मांग। किसी वस्तु की मांग केवल उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय से प्रभावित नहीं होती, बल्कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होती है। तिरछी मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में अन्य बातों के समान रहने पर, संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन न होने पर खरीदने को तैयार रहता है। यहाँ संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती है, प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तुएं, और दूसरी तरह की वस्तु है सहयोगी या पूरक वस्तुएं। पहले हम प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग वक्र के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत चित्र जो है हमारा प्रतिस्थापन वस्तुओं के मांग वक्र के बारे में बताता है। प्रतिस्थापन वस्तुएं उन संबंधित वस्तुओं को कहा जाता है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन योग्य होती है, जैसे चाय या कॉफी, चावल, गेहूं या अन्य कोई खाद्यान्न। यदि कॉफी का मूल्य गिरता है तो उपभोक्ता चाय की मांग कम कर सकता है, क्योंकि उपभोक्ता कॉफी का उपयोग बढ़ा देता है। और अगर कॉफी का मूल्य बढ़ता है तो चाय का उपयोग बढ़ा देगा तथा कॉफी की मांग घटा देगा। इस प्रकार प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है। संबंधित वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी को जन्म देती है। जैसे हमारा प्रस्तुत चित्र है, इसमें ओ एक्स अक्ष पर मात्रा दी गई है, ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत दी गई है। यहाँ अगर हम देखें कि पी बिंदु से पी जीरो पर अगर हम जाते हैं तो हमारा सामने बिंदु टी से खिसक कर टी जीरो पर चला जाता है। और आड़ी या तिरछी मांग के अंतर्गत भी हम इसी चीज को जानते हैं। वस्तु की मांग भी जो पहले क्यू थी वह क्यू जीरो पे पहुंच जाती है, और वाई वस्तु का अगर मूल्य ओ पी जीरो से घटकर ओ पी पे आ जाता है तो वस्तु की मांग एक्स जो है हमारी वस्तु है वह भी घटकर ओ क्यू हो जाती है। यानी कि एक्स वस्तु की मात्रा और वाई वस्तु की मात्रा दोनों में कंपैरिजन है। जहां पे हम वाई वस्तु को थोड़ा सा मूल्य बढ़ाते हैं तो एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अगर मूल्य हमारा पी जीरो से पी वन चला जाता है तो यहाँ एक्स वस्तु की मात्रा क्यू जीरो से क्यू वन हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मूल्य हम कम कर देते हैं तो यहाँ पे अगर पी जीरो से पी वन पे आ जाते हैं तो क्वांटिटी हमारी क्यू वन आ जाएगी। यानी साम्य जो है हमारा वो बदलता रहेगा। एक वस्तु के मूल्य में कमी से दूसरे वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन होता है वह आड़ी या तिरछी मांग के अंतर्गत प्रतिस्थापन वस्तुओं के मांग वक्र को दर्शाता है। यह मांग वक्र हमारा डी डी है। दूसरी तरह की जो वस्तुएं हैं वह पूरक वस्तुएं हैं। ये पूरक वस्तुएं परस्पर एक दूसरे की पूरक या सहयोगी होती है। एक के अभाव में दूसरे का प्रयोग मुश्किल होता है। जैसे पेन का प्रयोग शाही के बिना नहीं कर सकते, चाय, चीनी, दूध इनका संयुक्त प्रयोग हम करेंगे तभी जाकर के चाय बनेगी। कार पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी।
डीजल के बिना नहीं चलेगी। यानी इनकी जो पूरक मांग है, यानी एक वस्तु की मांग के कारण दूसरी वस्तु की मांग अवश्य होगी। ऐसी पूरक वस्तुओं की कीमतों तथा मांगी गई मात्राओं में विपरीत संबंध होता है। जैसे कि पेन की कीमत बढ़ने से न केवल पेन की मांग घटेगी, बल्कि संबंधित पूरक वस्तु यानी स्याही की मांग भी घट जाएगी। पूरक वस्तुओं की आड़ी मांग प्रस्तुत चित्र में है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा ओ वाई अक्ष जो है वो बता रहा है हमें पेन की कीमत। ओ एक्स अक्ष जो है हमें स्याही की मात्रा बता रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर पेन की कीमत P से P0 आती है तो हमारा डी डी रेखा यानी मांग वक्र रेखा पर साम्य बिंदु होगा T0, और यहाँ पे स्याही की क्वांटिटी या मात्रा होगी Q0। लेकिन जैसे ही वस्तु यानी पेन की कीमत में कमी आती है, वैसे ही हमारी स्याही की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी यहाँ हमारा जो डी डी मांग वक्र पर कर्व बनता है वह टी बिंदु पर बनेगा, और यहाँ पे स्याही की मात्रा बढ़ जाएगी और Q2 तक आ जाएगी। और अगर विपरीत परिस्थिति होती है, पेन की कीमत में अगर हम वृद्धि कर देते हैं, पेन की कीमत P0 से P1 पे अगर आ जाती है, बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में हमारा जो सामने डी डी रेखा पर होगा वह T1 पे होगा, और यहाँ पर स्याही की मात्रा उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। जैसे पेन की कीमत बढ़ेगी, स्याही की मात्रा कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो हमारा नया साम्य T1 पे होगा और वो हमारी स्याही की मात्रा Q1 पे होगी। यह चित्र हमें ये बताता है कि यहाँ पर मांग और कीमत में उल्टा संबंध है। इसलिए कहा जाता है कि पूरक वस्तुओं की प्रतिस्थापन दर ऋणात्मक होती है। अगला है संयुक्त मांग। संयुक्त मांग जब किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ हो तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसा कि हमने अभी उदाहरण में भी पढ़ा, पेन और स्याही, कार व पेट्रोल, ये सब चीज़ें संयुक्त मांग के उदाहरण हैं। व्युत्पन्न मांग जब एक वस्तु की मांग स्वतः ही दूसरी वस्तुओं की मांग को जन्म दे देता है, अर्थात पहली वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग का उत्पन्न होना व्युत्पन्न मांग कहलाता है। जैसे यदि हम कोई मकान का निर्माण करें तो ईंट, चूना, पत्थर और मजदूर आदि की मांग जो है वह हमारी व्युत्पन्न मांग होगी। इसी प्रकार कच्चे माल, उत्पत्ति के साधनों व शक्ति की मांग किसी वस्तु की मांग के परिणाम स्वरूप ही व्युत्पन्न मांग होती है। सामूहिक मांग या मिश्रित मांग बहुत सी वस्तुओं के अनेक प्रतियोगी उपयोग होते हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग विभिन्न प्रयोगों या यौगिक मांग को जन्म देती हैं। जैसे बिजली का प्रयोग रोशनी, शक्ति, ईंधन या पंखा चलाने आदि के लिए हो सकता है। इन सब प्रयोगों में कुल मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे अगर हम दूसरा उदाहरण लें तो चने की दाल की मांग भी सामूहिक मांग ही होती है, क्योंकि चने की दाल से हम बेसन बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, नमकीन आदि बना सकते हैं। यानी वह वस्तु जिसकी मांग अनेक कामों के लिए की जाती है, सामूहिक मांग होती है। सामूहिक प्रयोगों के अंदर जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं वह सामूहिक मांग कहलाई जाएगी। मांग सारणी, सूची अथवा तालिका। मांग सारणी वह क्रमबद्ध तालिका होती है जो किसी बाजार में एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं को बताती है। इस प्रकार यह तालिका कीमत और वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में कार्यात्मक संबंध को बताती है। मांग सारणी दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग सारणी और बाजार मांग सारणी। व्यक्तिगत मांग सारणी, व्यक्तिगत मांग सारणी किसी बाजार में एक निश्चित समय में किसी एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न मूल्यों पर
मांगी जाने वाली मात्राओं की तालिका होती है जो व्यक्ति खरीदने को तत्पर रहता है। यह तालिका संभावित मूल्यों पर किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली संभावित मात्राओं को बताती है। इस तालिका का निर्माण भूतकाल की प्रतिक्रियाओं एवं अनुभवों के आधार पर होता है। दूसरी है बाजार मांग सारणी। बाजार मांग सारणी या सूची या तालिका किसी बाजार में किसी समय विशेष में समस्त उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग सूचियों का सामूहिक योग होता है। अर्थात बाजार मांग सारणी का निर्माण विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली कुल मात्राओं से होता है। समस्त व्यक्तिगत मांग सारणियों के सामूहिक योग को बाजार मांग सारणी कहते हैं। मांग सारणी के तत्व या मांग सारणी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। सबसे पहला तो है अन्य बातों का समान रहना। मांग तालिका का निर्माण अन्य बातों के समान रहने की मान्यता पर आधारित है। अर्थात उपभोक्ता की आय, रुचि व संबंधित वस्तुओं के मूल्य समान रहने पर वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन पर विभिन्न मूल्यों पर उन विभिन्न मात्राओं का क्रय करना तय होना चाहिए, यानी अन्य बातें समान रहनी चाहिए। दूसरा है अनुमानित एवं काल्पनिक। इसके अंतर्गत ये मान्यताएं मानी जाती हैं कि व्यक्तिगत मांग सारणी तथा बाजार मांग सारणी दोनों ही काल्पनिक और अनुमानित होती हैं। वास्तविक मांग तालिका बनाना कठिन होता है, केवल मोटे रूप में अनुमान ही लगाया जा सकता है। तीसरा है व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिकाएं और बाजार मांग तालिका परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत तालिकाओं का सामूहिक योग ही बाजार तालिका की रूपरेखा बनाती है। यानी कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो सामग्री, जो कीमतें मांगी गई हैं, जिन पे वो खरीदने को तैयार रहता है, उन मांग सारणियों का यदि हम संयुक्त रूप से योग कर देते हैं तो वह बाजार मांग सारणी के रूप में परिणित हो जाती है। समय तत्व। व्यक्तिगत और बाजार मांग तालिका को समय तत्व प्रभावित करता है, क्योंकि मूल्य परिवर्तन के बाद अधिक समय मिलने पर उपभोक्ता द्वारा अपनी मांग में समायोजन का पर्याप्त अवसर मिल जाता है, जबकि अल्पकाल में यह संभव नहीं होता। इसी कारण अधिक समय में मांग लोचदार होती है, जबकि अल्प समय में मांग कम लोचदार होती है। अगला है बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता। बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण मूल्य सूची का ज्ञान सभी क्रेताओं को नहीं होता है और यह अनभिज्ञता या अज्ञान ही मांग सूची को प्रभावित करता है। एक विशेष रूप में है कि व्यक्तिगत मांग तालिका व्यक्ति विशेष की रुचि, आय, स्वभाव आदि से प्रभावित होने के कारण यह थोड़ी सी अनियमित होती है, परंतु बाजार मांग सारणी का अनियमित होना थोड़ा कम मुश्किल होता है, क्योंकि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के योग या अंतर को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो औसत रूप से जो हमारी बाजार मांग सारणी बनकर के आती है वह लगभग समान ही होती है। उसमें अनियमितता की संभावनाएं कम होती है। मांग तालिका का महत्व। कीमतों में परिवर्तन से यद्यपि वास्तविक मांग तालिका बनाना कठिन है, फिर भी विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली संभावित मात्राओं को एक मोटे रूप से हम अनुमान अवश्य लगा सकते हैं और इस अनुमान लगाने के कारण ही इस सारणी का व्यवहारिक महत्व बढ़ जाता है। अगर हम कर लगाते समय मांग सारणी या मांग तालिका को ध्यान में रखते हैं तो हम आसानी से टैक्स के बारे में, वस्तु विशेष के महत्व को जान सकते हैं। बजट का निर्माण भी हम मांग तालिका के आधार पर करते हैं।
मूल्य निर्धारण में भी हम विक्रेता की मांग तालिका को ध्यान में रख कर के ही मूल्य का निर्धारण करते हैं कि कितने मूल्य पर कौन सी वस्तु कौन सा ग्राहक खरीदेगा। यानी कि वर्तमान में अगर हम देखें तो मांग तालिका का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मांग वक्र। जब हम मांग सारणी को किसी रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उस रेखा चित्र को हम मांग वक्र कहते हैं। मांग सूची का चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहा जाता है। मांग वक्र भी व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे हम मांग सारणी सूची के अंदर हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत मांग सारणी और बाजार मांग सारणी, इनको यदि हम रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो मांग वक्र हमारा व्यक्तिगत मांग सारणी और बाजार मांग सारणी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। परंतु यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ यह वक्र उपयोगिता वक्र के समान ही होते हैं। यहाँ पे जो हमारा मांग वक्र होता है वह अन्य हमारे जो उपयोगिता वक्र है उनके समान ही, कभी तो ये सीधे होंगे, कैसी मांग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मांग हमारी कैसी है, लोचता कैसी है मांग के अंतर्गत। परंतु अधिकांशतः जो मांग वक्र होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, ढाल सामान्यतः ऊपर दाएं से नीचे की ओर होती हुई होती है, ऊपर दाएं से नीचे की ओर होती है। ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि मांग के नियम के अनुसार सामान्यतः मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। ये सब चीज़ें हमारे मांग वक्र की शेप यानी उसकी आकार को प्रभावित करती हैं कि हमारा मांग वक्र कैसा बनेगा।